प्रिय मित्रों, मैं दिलीप भाटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से तात्पर्य हिंदी व्याकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हिंदी व्याकरण का आज की जो परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के संबंध में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित हम आज जो प्रकरण पढ़ रहे हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे अगर बात करें कि सामान्य हिंदी, अब सामान्य हिंदी यानी इस भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा के संदर्भ में अब हम जब इस भाषा को परिष्कृत कर रहे हैं सुसंस्कृत और विशुद्ध भाव से इस भाषा को सीखेंगे तो इसके लिए हमें अनिवार्यता जो होगी वो होगी व्याकरण की। किसकी होगी? व्याकरण की होगी। और व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण जो शब्द है, ये शब्द ही इस प्रकार के भाव को प्रकट करता है कि जब विशुद्ध करना हो, सुसंस्कृत करना, संस्कारों से सज्जित करना है, तो ये जो व्याकरण शब्द और इस भाषा को शुद्ध करना, तो इनके संदर्भ में जो बिंदु है, जो टॉपिक है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण के जो अंग हैं वो 3 थे। और सबसे पहले यानी प्रथम जो अंग की बात थी वह था वर्ण विचार। प्रथम जो व्याकरण का अंग है वह है वर्ण विचार। दूसरा विद्यार्थियों जो अंग है वह है शब्द विचार। और तीसरा जो अंग था वह है वाक्य विचार। तीसरा जो अंग है वह है वाक्य विचार। विद्यार्थियों, ये व्याकरण इन तीनों ही तत्व, तीनों ही अंगों में निहित है। आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, जैसे पुलिस उप निरीक्षक की बात करें हमने ऐसे में, तो जो 10 बिंदु है, 10 टॉपिक है, वो सब के सब इन तीनों से जुड़े हुए हैं। हाँ, मुहावरे, लोकोक्तियां और जैसे पारिभाषिक शब्दावलियां, तो ये कुछ टॉपिक है जो उनसे विच्छिन्न अवस्थाओं में। लेकिन अगर बात करें व्याकरण की, तो चाहे द्वितीय श्रेणी शिक्षक ये हिंदी की हो, चाहे प्रथम श्रेणी शिक्षक जिसका द्वितीय पेपर, उसमें भी व्याकरण के बिंदु है। फिर अगर बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की, तो उसमें भी व्याकरण के 5 प्रश्न आते हैं। विद्यार्थियों, आज का एक ऐसा युग हो गया कि इस हिंदी के संबंध में, चाहे वो सेंट्रल लेवल की यानी केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं को भी देखा जाए, तो उसमें व्याकरण का यानी हिंदी व्याकरण का वजूद है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जब इसका क्रमिक हम अध्ययन करेंगे, तो क्रमिक अध्ययन में सबसे पहले बात आती है वर्ण विचार की, फिर बात आती है शब्द विचार की, और तीसरा जो अंग वाक्य विचार। तो इस प्रकार से हम चलेंगे और इस हिंदी व्याकरण को यानी पूर्णता का बोध करवाएंगे। इसको निपुणता से हम व्याकरण को पढ़ेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण विचार की। ये हमारा प्रकरण है और आज से हिंदी व्याकरण की हम शुरुआत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं कि ये वर्ण है क्या, यानी वाक्य बनने से पहले, भाषा अनुच्छेद बनने से पहले जो दशा होती है, जो अंग होता है, वो अंग कौन सा है? वर्ण। अब कई बार क्या होता है कि वर्ण और अक्षर में ये भी जो भिन्नता है उसको समझ नहीं पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी उलझन ये बन जाती है कि कई बार हम लिखे हुए को और जिसका मौखिक उच्चारण हुआ है दोनों को एक मान लेते हैं। वर्ण भी और अक्षर दोनों को एक समान स्वरूप से बोध करने के कारण उसमें हमारी समझ है वो विकसित नहीं हो पाती। इसलिए हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे वर्ण क्या और अक्षर क्या है। विद्यार्थियों, अक्षर यानी जो निर्वाध रूप से, यानी एक झटके के साथ में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के जब किसी का उच्चारण करते हैं यानी उच्चरित भाव, तो उसे हम अक्षर कहेंगे। समझ में आ रही है ना? जैसे कई बार जैसे मैंने कहा अ, अब इस अ का उच्चारण किया और इसमें मुझे किसी प्रकार की बाधा महसूस नहीं हुई, किसी प्रकार की बाधा का आभास नहीं हुआ, इसका मतलब ये अक्षर है। इस अक्षर यानी जिसका यानी भाव ऐसा है जो नष्ट नहीं हो सकता। अब इस उच्चरित ध्वनि जिसे हम अक्षर कहते हैं, फिर हम बात करेंगे कि जब इस अ का मैंने उच्चारण किया, अब ये जो अ है, अब इसको मैं लिखित रूप दे दूंगा, तो इसे हम कहेंगे वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ही बातों को स्पष्ट रूप से समझना विद्यार्थियों कि जब वर्ण का, ध्वनि का
जो उच्चारण किया गया, तो उच्चारण किया गया ये कहलाएगा अक्षर, और जब इसका लिखित रूप देंगे तो वह कहलाएगा वर्ण। तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी कि उच्चरित रूप, उच्चरित रूप यानी ध्वनि का उच्चरित रूप। यहाँ पे थोड़ा समझे आप कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ध्वनि, अब इस ध्वनि का उच्चरित रूप क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। अब हम बात करेंगे वर्ण की, यानी वर्ण किसे कहेंगे, तो ये बात हो रही है कि जब उस ध्वनि को हम लिख देंगे तो ये जो लिखित रूप होगा ये कहलाएगा वर्ण। और वर्ण के बाद में जब क्रम बनेगा या वर्णों का जो योग है वो शब्द न, फिर बात वही आ जाएगी कि शब्दों का सार्थक समूह क्या है, वाक्य है। फिर बात हो जाएगी कि वाक्य से क्या बनता है, कभी अनुच्छेद बनेगा, और अनुच्छेद के बाद में बात करेंगे हम भाषा की, ठीक है ना, जो हमारी भाषा बनी ना हिंदी, ठीक है। अब इस बात को समझिए, उच्चरित रूप, फिर उसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये लिख दिया। अब इस और जैसे शब्द है ना, या जैसे हम बात करें न, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, वर्णों को जोड़ रहे हैं, तो ये न क्या हो गया, न, ठीक है। फिर इसी प्रकार के वर्णों को जोड़ते हुए सार्थक शब्दों का समूह बनाएंगे और वह एक वाक्य बन जाएगा, जैसे राम घर जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या था, वर्णों को साथ में जोड़ने के शब्द बने और शब्दों का सार्थक समूह बनाया, वो वाक्य बन गया। और वाक्य को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, प्रतिवेदन, आलेख, अनुच्छेदन। ये फिर उसके बाद में वो जो शब्द बन जाएगा वह हो जाएगा भाषा, ठीक है। अब विद्यार्थियों हम जो बात कर रहे हैं वर्ण विचार की, और वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे कि वर्णों की उत्पत्ति, वर्ण शब्द के प्रकार, यानी वर्ण कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो वर्ण विचार में हम विद्यार्थी अध्ययन करते हैं कि वर्णमाला, सबसे पहले बात है कि जब वर्ण बन ही गए भाषा के, तो उनके समूह को, यानी वर्णों की जो माला, वर्णों का जो समूह, उस समूह को क्या कहेंगे। बात को थोड़ा समझिए आप विद्यार्थी, ये आपके दिमाग में ये जरूर बोधगम्य हो गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, वर्ण विचार का प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, और अब इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए देखना आप कि वर्ण विचार में हम पढ़ रहे हैं कि जब वर्ण बन गए, हमने लिखित रूप दे दिया वर्णों का, तो वर्ण होंगे जैसे हमने पढ़ा ना, वैसे आर, ईर, ऊन, ठीक है ना, ज्ञ तक पढ़ा था हमने। तो विद्यार्थियों ये जो वर्णों का जो समूह है, वर्णों का एक क्रम है, ये क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है, ठीक है। तो वर्णों का समूह, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाती है। बात आगे समझ में, यानी वर्णों का जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा वर्णमाला में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे हिंदी भाषा में जो वर्ण है, वर्णमाला, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये ठीक है। तो ये हो गए स्वर, यानी वर्णमाला में जो पहला प्रथम जो भेद है, जो प्रकार है, वो कौन सा है, स्वर। फिर हम बात करेंगे, जैसे ये थे स्वर, और दूसरा जो उपभेद है विद्यार्थियों वर्णमाला का, वह क्या है, वह है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। और विद्यार्थियों इसमें भी थोड़ा एक समझने की बात है, ठीक है ना, कौन से, कि एक होता है व्यंजन, एक होता है व्यंजन और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो व्यंजन है इसका अर्थ होता है पंखा, ठीक है। और ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन जो वर्णमाला में हम कहते हैं ना, कि जैसे जिसका स्वर के साथ, यानी बिना किसी स्वर, यानी किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर है, स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर रहित जो वर्ण होगा उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। ये भी बात, मतलब इस बात को तय करने की अनिवार्यता है विद्यार्थियों की व्यंजन क्या है। तो व्यंजन क्या होते हैं, स्वर रहित भी होते हैं, ठीक है ना। कई बार जैसे आपने पढ़ा होगा हलंत होता है वर्ण के नीचे, तो ये उसमें ये अनुपस्थिति किसकी दर्शाता है, स्वर की दर्शाता है, ठीक है ना। तो भाई साहब ये व्यंजन, इसका अर्थ होता है, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों पकवान। क्या होता है,
पकवान। ठीक है ना। और यहाँ पे जो व्यंजन हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसा हिंदी भाषा की व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस भाषा में वर्णमाला और उसके जो दूसरे जो भेद है, जो प्रकार है, वो कौन से हैं? व्यंजन। अब इस व्यंजन में यानी क वर्ग की बात कर रहे हैं हम, और क वर्ग में ये पांचों वर्ण हो गए जिन्हें हम एक समूह के रूप में इनको यानी बहुत समझ सके, अधिकरण कर सके, इसके लिए हमने क्या कर दिया, इन पांचों ही वर्णों को एक साथ संबोधित करने तो क्या बना दिया यहाँ पे, जैसे लिख दिया क वर्ग। क्या कहते हैं? क वर्ग हो गया। ठीक है। फिर बात करते हैं हम जैसे च वर्ग की, तो च, छ, ज और ञ। तो यहाँ पे बात होगी किसकी? च वर्ग की। अब विद्यार्थियों देखिए, ट, ठ, ड और ण। विद्यार्थियों ये बात हो रही है ट वर्ग की। ठीक है। अब देखिए फिर बात कर रहे हैं हम त वर्ग की। तो पांचों वर्णों को साथ में संबोधन और यानी इनको समझने हेतु विद्यार्थियों हम क्या कर रहे हैं, वर्ग शब्द साथ में जोड़ रहे हैं, जिससे पांचों वर्ण है वो इनके समूह में आ जाए। फिर बात करें जैसे प वर्ग की। ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो बात है ये वर्णमाला की है, हम अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा महसूस जरूर होगा वो जिन विद्यार्थियों, लेकिन इसकी शुरुआत हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने से पहले हमें इनके जो प्रारंभिक क्रम होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना अनिवार्य होता है। तो विद्यार्थियों हमने वर्ण विचार में बात की, परिभाषा की, यानी वर्ण विचार में वर्ण क्या है, तो उसमें पढ़ा हमने कि उच्चारित रूप है, उसे अक्षर कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। फिर हमने बात की कि जब उस वर्ण को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो जब लिखा तो वो वर्ण बन गया। फिर वर्णों का जो योग था शब्द बन गए, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य बन गया, और वाक्य से क्या किसकी यानी अनुभूति होती है, किसका आभास होगा, तो विद्यार्थी उसमें क्या है, अर्थ। अब देखिए जो पहला अंक पढ़ रहे थे वर्ण विचार, उसमें हमने परिभाषा पढ़ी, यानी वर्णों का समूह। ये जो समूह है वर्णों का, ये समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाती है। ठीक है। फिर इसमें देखिए आपने ये जरूर यानी नोट किया होगा विद्यार्थियों की एक अंग और जिसे कहते हैं ह। विद्यार्थियों ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो आप कहते हैं ना ये ह, तो ये इस अंग ह ये विसर्ग कहलाता है, और ये जो अंग है ये कहलाता है अनुस्वार, ये कहलाता है अनुस्वार। और दूसरी जो बात है विद्यार्थियों वो है ह, यानी इसका उच्चारण क्या करेंगे हम, ह। ठीक है। और इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है ना। अब विशेष बात इसमें क्या रहेगी विद्यार्थियों की, ये जो दोनों अनुस्वार और विसर्ग है ना, इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ में होगा, यानी इनका प्रयोग हम व्यंजन वर्णों के साथ में नहीं कर सकते। इनका प्रयोग अनिवार्य रूप से यानी बिना किसी यानी इसमें सरलता के, सहजता के, आप निश्चित तौर पे किसके साथ में इसका उच्चारण करेंगे, स्वर के साथ में उच्चारण करेंगे, और यह स्वर के साथ में इनका प्रयोग होगा। अब विद्यार्थियों हम व्यंजन वर्णों की बात कर रहे हैं कि जो 5 वर्ण थे, ठीक है ना, जैसे क वर्ग की बात करते हैं तो पांचों वर्ण, और पांचों वर्ण को एक साथ दर्शन के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम, क वर्ग लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वर्ग शब्द जो मैंने इस प्रथम वर्ण के वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ में जो मैंने वर्ग शब्द जोड़ा है, ये विद्यार्थियों किसका संबोधन करता है, किसके बोधगम्य के लिए, ये था पांचों वर्ण के लिए। ठीक है ना, कि क वर्ग के पांचों वर्ण है उनको समझाने के लिए, उसकी सहजता है। तो ठीक है। तो ये अब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना, य ल व स स। विद्यार्थियों ये थे हमारे व्यंजन वर्ण। और हम जो अब एक भिन्न बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की, वर्णमाला में ही एक संयुक्त अक्षर होता है विद्यार्थियों। संयुक्त अक्षर का अर्थ हो गया विद्यार्थियों, और संयुक्त शब्द से भी आप समझ गए होंगे संयुक्त अक्षर, संयुक्त का अर्थ क्या है, इसका मतलब यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दो, कोई यहाँ विशेष सामान्य की बात होगी उसमें दोनों जुड़ जाए तो उसे हम संयुक्त कहते हैं। अभी दो का योग हो रहा है तो उसे हम क्या कहें, संयुक्त। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो संयुक्त धन अक्षर यानी संयुक्त अक्षर, ठीक है ना, कि दो वर्ण क्या करेंगे, दो अक्षर, दो ध्वनियां क्या करती है, जुड़ जाती है,
तो दोनों ही वर्णों का जुड़ना, संयुक्त होना क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर कहलाता है। हिंदी में अगर बात करें हम तो एक तो है शय, दूसरा है त्र, और तीसरा जो संयुक्त अक्षर है ज्ञ। और कई यानी आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसे आरबीसी एनसीईआरटी बोर्ड की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, जैसे और है ना नवीन हिंदी व्याकरण, ये नवीन हिंदी व्याकरण रचनावली, तो ये इन पुस्तकों में अगर बात करें हम तो शय और उनके साथ में एक और वर्ण जुड़ जाता है, एक तो श्र और दूसरा जो वर्ण है विद्यार्थियों वह है श्री। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये जो श है इसका अभिप्राय यह है कि ये क अक्षर और इनके साथ में श और अ, इन वर्णों के योग से, इन अक्षरों के योग से क्या बना? शय बना। दूसरा जो संयुक्त अक्षर वह त्र, यानी त वर्ण और उसके साथ में र हलंत है ना, और इसके साथ में अ, संयुक्त अक्षर कौन सा बन गया? त्र। फिर हम बात करेंगे ज्य। अब कई बार जैसे पहले अगर बात करें तो इसे ज्ञ का उच्चारण करते हैं हम, क्योंकि इसके साथ में ग और उसके साथ में अ जोड़कर ऐसे बनाया हुआ था। लेकिन विद्यार्थी यह है ज्य, यानी ज और च और का पंचम वर्ण और अ, ज्य। फिर हम बात करेंगे ये श, यानी श और इसके साथ में र और अ। ठीक है। फिर ये श्री, जैसे श्रृंगार में लिखते हैं श्रृंगार में श्री, तो ऐसे ही यह है श और श के साथ में है विद्यार्थियों री वर्ण और अ। तो विद्यार्थियों यह है पांचों संयुक्त अक्षर। तीन का तो जरूर आपके सामने जिक्र होगा विद्यार्थियों, श, त्र, और इसके साथ में श्र और श्री। ठीक है ना। तो ये संयुक्त अक्षर की श्रेणी में आते हैं। ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण थे। ये वर्णों की परिभाषा यानी वर्णों का समूह जो वर्णमाला है, यानी वर्ण विचार में सबसे यानी पहले अगर आपके सामने अगर प्रस्तावना प्रश्न अगर पूछा जाएगा विद्यार्थियों तो वही है वर्णमाला। ठीक है। फिर हम आगे की इसमें ही बात करेंगे विद्यार्थियों कि जैसे ये अंग, यानी जिसे क्या नाम देंगे, हम कैसे संबोधन करेंगे? वैसा तो नहीं कि हर जगह ये कहेंगे अंग अंग, ऐसा नहीं। अंग है इसे कहते हैं अनुस्वार। ये है ह, यानी इसका उच्चारण आप क्या करेंगे? ह उच्चारण करेंगे, और इसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है। इन दोनों ही वर्णों का उच्चारण किसके साथ में होता है? अनिवार्य रूप से आप कहेंगे स्वर के साथ में। यानी अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि व्यंजन वर्णों के साथ में क्या अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो स्वतंत्र रूप से व्यंजन वर्णों के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। फिर देखो यानी ये री वर्ण हो गया। ठीक है। अब ये विद्यार्थियों जो संख्या इन वर्णों की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी विद्यार्थियों ये जो 11 वर्ण है, ये 11 वर्ण ही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो स्वर की परिभाषा क्या लिखेंगे आप? यानी बिना किसी वर्ण की सहायता के जिसका उच्चारण हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। पहली बात। ठीक है ना। तो वैसे स्वर किसे कहते हैं? तो बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चरित बात आ गई समझ में आपकी? ठीक है। कि वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अबाध या निर्बाध रूप से या निर्बाध गति से हो जाता है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसे जो वर्ण होंगे विद्यार्थी उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वर के प्रकार यानी स्वर कितने होते हैं हिंदी में? तो हिंदी व्याकरण में स्वर की बात हो रही है तो 11 है। ठीक है। तो वैसा भी अंग और अ क्या है? वो अनुस्वार और विसर्ग है। ठीक है। फिर बात रही व्यंजन वर्ण की, तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको समझने की आवश्यकता है विद्यार्थियों की ये जो व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना, 5 10 यानी 33 है कुल। कितने हैं ये कुल 33 व्यंजन हैं। कितने? 33। ठीक है ना। हाँ ये सही बात है। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि पकवान, ये व्यंजन का अर्थ अगर पकवान बताया है तो वैसा क्या हम 34 35 ये 52 वगैरह कहते हैं क्या अनुचित है ना? हाँ वास्तव में अनुचित है, उसका कोई भी किसी प्रकार का सार नहीं है। और ये इस प्रकार की बातें वो सिर्फ जनश्रुतियों में ही प्रचलित है। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो व्यंजन 33 है तो इसका मतलब ये पकवान की श्रेणियों में भी कितने होंगे? 33 ही होंगे। ठीक है। तो विद्यार्थियों ये क से ह तक ये 33 जो व्यंजन है, इन 33 ही व्यंजन के साथ में यानी स्वर की आवश्यकता होगी।
कि अगर हम क का उच्चारण कर रहे हैं, यानी इस क वर्ण में, ये जो व्यंजन वर्ण है ना क, अब इस व्यंजन वर्ण में जो ये क दिखाई दे रहा है आपको विद्यार्थियों, इस क में क्या जुड़ा हुआ है, क को अगर हम क्या कर देंगे, इसमें से अ को निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, अ को, तो ये जो सहसरा जो क वर्ण है ये कहलाता है व्यंजन वर्ण। क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण। ठीक है ना, कि स्वर रहित व्यंजन वर्ण क्या होगा, तो हम हलंत करेंगे। हलंत का अभिप्राय ये होता है विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि उसको काट दिया है, काटने गया, उसमें से जो स्वर उपस्थित था उस स्वर को हमने क्या कर दिया है, उससे उस वर्ण से हमने अलग कर दिया। तो ये स्वर को अलग करना ये हलंत है। किसी वर्ण में, ये भी बात समझने की ध्यान रखना, कोई भी वर्ण कोई भी शब्द है उसमें आप इस प्रकार के हलंत को जरूर देखते होंगे और उस हलंत का प्रयोग भी करते हैं। आप हिंदी में कुछ लिखना है, कुछ लेखन करते हैं, तो उस व्यवहारिक लेखन में या सृजनात्मक लेखन में कोई भी आपका जो प्रयोजन उद्देश्य है, उस उद्देश्य में जब भी आप हलंत का प्रयोग करते हैं तो उसमें ये दर्शाने का आपका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों, आपका प्रयोजन ये होता है कि उसमें आपने क्या कर दिया है, इन स्वरों की जो ये उपस्थिति है उसको आपने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो ये क ख ग ये जो लिखे हुए हैं, अब इन वर्णों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। अब देखिए बात को आपको समझने की आवश्यकता है विद्यार्थियों की, जैसे ये मात्रा, हम कहते हैं ना कि ये अ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, तो विद्यार्थियों ये मात्रा जो शब्द है ये किसका द्योतक है, विद्यार्थियों ये मात्रा शब्द इन स्वरों का ही, यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। भाई बात समझ आई ना आपके, यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। ठीक है, और मात्रा की बात करेंगे तो ये अ से आप कहेंगे सर ये 11 है, तो 11 स्वर के साथ में तो मात्राएं भी 11 होगी, क्योंकि अब इन सभी का एक एक कोई संकेत या तल चिन्ह जरूर होगा। नहीं विद्यार्थियों, ये अ को सिर्फ हम पढ़ने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, उस अ की एक मात्रा हम एक आम बोलचाल में, और बच्चे को, यानी कि ये तो आपको पता है, ये जब बच्चे की प्रारंभिक दशा होती है अध्ययन करने की, शिक्षण अधिगम करने की जो दशा होती है, तो उस समय उस बच्चे की स्मृति में स्थायी करने हेतु कि अवर्ण भी होता है, इसलिए हम एक संकेत देते विद्यार्थी इस प्रकार का, बल्कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब बात करेंगे हम, आ की मात्रा ये हो गई, ये छोटी की मात्रा हो गई, ये बड़ी की मात्रा हो गई, ये ऊ बड़ा ऊ, ये री की मात्रा हो गई, ठीक है ना, ये ए की मात्रा हो गई, आई की मात्रा, ठीक है ना, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो बात ये स्पष्ट हो रही है विद्यार्थियों की स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाला जो समय होगा वो समय क्या कहलाएगा, मात्रा कहलाएगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ये जो मात्रा है, इन मात्राओं के साथ में अगर हम क्या करेंगे, एक एक वर्ण को जोड़ते रहेंगे तो क्या बन जाएगी, बारकड़ी, कहते नहीं कहते बारकड़ी। तो ये जो बारकड़ी जो शब्द है वो विद्यार्थियों इसे स्पष्ट करता है कि जब जिस वर्ण में जितना समय यानी व्यतीत होता है और उसमें जो लगने वाला जो समय होगा वो समय ही क्या है, बारकड़ी है। ठीक है ना, 12 वर्णों का जो समूह है वो बारकड़ी है। ठीक है, अब देखिए मैं ये बात कर रहा था विद्यार्थियों की, ये जितने भी व्यंजन वर्ण है इन व्यंजन वर्णों में क्या जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है, और जब हम हलंत को दर्शाएंगे तो उसमें से क्या निकल जाएगा, वैसा जो स्वर है उसको हम अलग कर देंगे, ये बात थी। अब देखिए विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं कि जो ये स्वर और उन स्वरों में यानी थोड़ा हम उसकी गहराई तक पहुंचते हैं कि ये जो स्वर है 11, अब ऐसे तो नहीं कि बस यही प्रश्न पूछा जाएगा स्वर कितने हैं, ये तो अब यानी समय गया। अब जो चलन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और परीक्षाओं में कोई भी, चाहे औपचारिक शिक्षा हो चाहे अनौपचारिक शिक्षाओं में, जहां पर भी अगर बात करेंगे तो स्वरों के संदर्भ में जो प्रश्न आ रहे विद्यार्थियों, वो प्रश्न है वो अलग ही हो गए अब। ठीक है ना, कैसे कि जब हम स्वर की बात कर रहे हैं कि भाई स्वर 11 होते हैं, तो अब इनमें प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण के अंदर मूल स्वर कितने हैं। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण में मूल स्वर कितने हैं, तो विद्यार्थियों इनकी मूल जो स्वर है वो 4 होते हैं। सिर्फ कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ ई और उ और री। ठीक है ना, अब अगर हम बात करेंगे कि इनके साथ में मूल स्वर हो गया जिसे हम क्या कहेंगे भाई साहब,
लघु स्वर, ठीक है। हम कहेंगे ऋस्व स्वर, ठीक है ना। ये ऋस्व लिखते हैं ना तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, ह में री की मात्रा होती है, इसलिए पहले उच्चारण किसका होगा, री का होगा, ठीक है ना। तो ऋस्व स्वर, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, अब बात कर रहे हैं हम दीर्घ स्वर की। किसकी बात कर रहे हैं, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कितने हैं भाई साहब, 4 निकाल दो। अरे 11 में से 4 लिखते हो, 7 और लिख देंगे हम के भाई साहब। ये हो गया आ, दीर्घी, दीर्घो, ठीक है। और ए, आई, ओ और औ, ठीक है। ये हो गए 7 दीर्घ स्वर। अब इसमें भी एक विशेष बात ये रही है कि अगर आपसे पूछ ले संधि स्वर कौन सा है, तो संधि स्वर का मतलब हुआ कि जब विकार उत्पन्न होगा, कोई भी वर्ण जब जुड़ने पर, योग होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी नई बात निकल के आ जाती है, ठीक है ना। तो जब वर्णों के योग से जब नया विकार या नई बात उससे स्पष्ट होगी विद्यार्थियों, तो उसे हम कहते हैं संधि स्वर। क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब आ का तो ये तो हो गया कि जैसे दीर्घ होना, दीर्घ स्वर की बात है, क्योंकि का जुड़ना क्या हो गया। जब हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये बात स्पष्ट रहेगी विद्यार्थियों, और ये याद करने की है, ठीक है ना। क्योंकि स्वर संधि में बात किसकी होती है, स्वरों की होती है, ठीक है ना। व्यंजन संधि में किसकी बात होगी, स्वर व्यंजन दोनों, क्योंकि व्यंजन के उच्चारण में किसका प्रयोग होता है भाई साहब, स्वरों का। बिना स्वर के तो इनका उच्चारण संभव है ही नहीं। तो ये जो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों कि इसके मिलने से ये दीर्घ हो रहा है, ऐसे कैसे ऊ की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है। अब देखो संधि स्वर का मतलब विकार उत्पन्न इनमें हो रहा है, ठीक है ना। चलो देखो कैसे कि अ और ई के योग से क्या बना है, ये बना है। फिर वापस देखो अ और ये हो गया भाई साहब आई, ठीक है। दोनों थोड़ा उच्चारण में स्पष्ट करना विद्यार्थियों की, जैसे एक तो ए और ये जो है ये भी ए, साथ में नहीं करना है। इसका अर्थ होगा ए और यानी आई, कहते हैं ना ऐसे अनक, ठीक है। अब देखो अ और उ के योग से क्या बनेगा, ओ बनेगा, और अ और उसके साथ में ओ जोड़ देंगे तो हो जाएगा औ, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों ये चारों क्या रहेंगे, संधि स्वर, ठीक है ना। कि जब विकार उत्पन्न हो तो उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। पहला प्रश्न सामान्य प्रश्न, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी के अ, ई, उ और री। ध्यान से देख लेना, मूल स्वर का हर बार प्रश्न आता है विद्यार्थियों, ठीक है ना। आपसे सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, आप इसकी गहराई में जाइए तब पता चलेगा वास्तव में स्वर भी एक अलग ही संकेत दे रहा है, ठीक है। तो मूल स्वर 4, दीर्घ स्वर 7, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों जो बातें व्यंजन की, किसकी बात कर रहे थे हम, व्यंजन की बात कर रहे थे, यानी 33 व्यंजन है। अब 33 जो व्यंजन है विद्यार्थियों, अब 33 व्यंजन और इसके साथ में संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कितने थे, 5 बताए, ठीक है। और इनके साथ में जो अयोगवा, जो अयोगवा, अयोगवा का मतलब होता है विद्यार्थियों न तो स्वर न व्यंजन, उसे कहते हैं हम अयोगवा। ये तो कहते हैं योग यानी जुड़ना, अयोग जो जुड़ नहीं सकता। तो अंग और ह यानी अनुस्वार और विसर्ग विद्यार्थियों ये क्या है, ये दोनों के दोनों अयोगवा है। तो अब हम यहाँ पे संख्या निश्चित कर रहे हैं कि सबसे पहले स्वर, ठीक है, 11 हो गए, इनके साथ में 33 है 44 और 5 49 और 2 51। अब क्या होता है इनके साथ में द्वित वर्ण की यहाँ पे उपस्थिति हो जाती है, यानी 2 ऐसे वर्ण विद्यार्थियों जिनको पढ़ने में यानी दोहरा उच्चारण किया जाता है उसका, एक तो ड और एक ड, ठीक है ना, ड और ड, ठीक है। यानी ये 2 वर्ण ऐसे वर्ण है विद्यार्थियों जिनका उच्चारण है वो दोहरा किया जाता है। इसलिए कई बार हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ठीक है। और इनके साथ में ये भी प्रश्न आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं। क्या आता है देखो प्रश्न थोड़ा समझना, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, तब तो आप मूल वर्ण की बात करेंगे तो भाई साहब 44, ठीक है ना। 11 प्लस ये हो गया भाई साहब 33, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, हिंदी में ये प्लस प्लस नहीं करना है, हिंदी में कहते हैं धन, क्या कहते हैं इसे, धन,
या जिसे कहते हैं योग, या जिसे क्या कहेंगे जोड़, ठीक है। तो हिंदी में हम इसे प्लस नहीं कहेंगे। तो मूल वर्ण है, 44 हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल वर्ण, देखो दोनों बातों को समझना अच्छी तरीके से, कुल वर्ण, तो कुल वर्ण कितने होंगे, तो हम लिखेंगे 52। कितने लिखेंगे, 52, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, जो आगे की कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, जो ये उच्चारण स्थान शरीर के अंगों के अनुसार, यानी कि जैसे मुख अवयव, ठीक है ना, कि स्वर तंत्र के आधार पर, या जैसे उच्चारण करते हैं तो उसमें नासिका, मुख, यानी किसका कैसा योगदान है, इस प्रकार के उच्चारण स्थानों से हम इनका अध्ययन करेंगे। अब देखो विद्यार्थियों, वर्ण विचार का जो हमने यहाँ तक का अध्ययन किया है उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, यानी अभी इसमें ये नहीं है आपको ये सरलता महसूस होगी कि हाँ ठीक है वर्ण विचार में ये पढ़ा है। विद्यार्थियों इसमें सीखने की बात यह है कि जब हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे, तो अब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उठ पटांग तो है नहीं कि कहीं से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये स्वयं एक वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ा जाने वाला विषय है। व्याकरण हमेशा एक भाषा को शुद्ध करने वाला है। अगर आप उसमें शुरुआत में अगर एक बोधगम्य स्थिति में रहेंगे, ज्ञात की स्थिति में रहेंगे कि हाँ वास्तव में हम जानते हैं, तो आप अज्ञात और सरल से कठिन की स्थितियों में आप जा पाएंगे। तो विद्यार्थियों, वर्ण विचार का हमने पढ़ा, उसमें वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, फिर हमने पढ़ा वाक्य कैसे बने, शब्द कैसे बने, ठीक है ना, अनुच्छेद क्या, भाषा क्या है, फिर हमने बात की वर्ण विचार में भाई साहब वर्णमाला क्या है, फिर हमने बात की कि वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। फिर संयुक्त अक्षर पढ़े, अयोगवाद ध्वनियां पढ़ी हमने कि भाई साहब अयोगवाद क्या क्या है, उनका प्रयोग क्या है, कहाँ पे उनकी उपस्थिति होती है। फिर हमने इन वर्णों का विश्लेषण करके अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, अब जो आगे की कक्षाएं होगी उसमें वर्ण विचार में उच्चारण स्थान के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।